पहले किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणगिरी पर भी हमला हुआ है और इसे आपसे जोड़कर देखा जा रहा है। जी देखिए, अब वो तो कैसे है, इतना तो व्यक्ति समझदार है जिसके ऊपर खुद ही हमला हुआ हो, वो दूसरे पे क्या करवाएगा हमला। ये तो समझदारी वाली बात है। मुझे अफसोस जरूर है कि कल्याणी के ऊपर हमला हुआ, ये मैंने सुना है, मुझे पता नहीं था, मगर मुझे अफसोस है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर कल्याणी कहीं ना कहीं मुस्कान किन्नर के ऊपर भी उंगली उठा रही है कि उन्होंने मुस्कान को देखा है। तो मैं कहती हूँ ये जांच का विषय है, मेला पुलिस प्रशासन जांच करे कि उस वक्त मुस्कान कहाँ थी, उस वक्त हेमांगी सखी कहाँ थी, ये सारा जांच करे। आज नहीं, तो हेमांगी सखी जी, मैं एक एविडेंस बात ये जरा किसी समझना पे चाहती उठा हूँ, दूं। आप सबके सब महामंडलेश्वर बोलते हैं खुद को, महामंडलेश्वरों की क्या ये परंपरा है कि मार पिटाई पे उतर आए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें करें? आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सही कहा, नहीं एकदम राइट, मैं एकदम आपकी बात से सहमत हूँ। समाज को आज की डेट में कुंभ से बहुत गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत संदेश जा रहा है। मगर इस तरह से जब मेरे साथ अगर कोई मार पिटाई करेगा तो मैं क्या करूँगी? क्या पहल मैंने की थी? मैंने मार पिटाई करने गई थी? मेरे साथ खुद ऐसी इंसिडेंट्स हो गया है, तो मैं किसी के साथ क्या इंसिडेंट्स करूँगी? मैंने तो सत्य की आवाज़ बनी हूँ। मैंने क्या गलत कहा ममता कुलकर्णी के बारे में? ममता कुलकर्णी ने पद का त्याग किया तो खुद ही उसने कहा है, मेरे से महामंडलेश्वर पद के लिए 2 लाख रुपए मांगे गए हैं, किसी के थ्रू से 2 लाख दिए गए, मेरे पास तो 2 लाख भी नहीं थे। ममता कुलकर्णी इतनी ड्रामेबाज है, उसके ड्रामे को अगर मैंने सबके सामने ओपन किया तो क्या मैंने गलत किया? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ड्रामे को मैंने ओपन किया तो मैंने क्या गलत किया? आज सनातन धर्म के साथ लक्ष्मी जुड़ी है, सनातनी हुई है, मगर अपना पिछला जीवन का तो अभी तक त्याग नहीं किया है, अभी तक हिजड़ा जीवन का तो त्याग किया नहीं है। हिजड़ा जीवन अलग होता है और सनातन धर्म अलग होता है। जब एक किन्नर हिजड़ा जीवन छोड़ के सनातन धर्म में आता है तो उसका पिछला जीवन को उसे खत्म करना चाहिए था, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने नहीं किया। इसीलिए मैं उनके चेलों को कुछ नहीं कह सकती हूँ। जस गुरु तस चेला, जब गुरु ही पिछला जीवन नहीं छोड़ पाया है तो चेले कैसे छोड़ पाएंगे? लेकिन हेमांगी सखी जी बताइए, तो फसाद की जड़ कौन है? जी, ये फसाद की जड़ कौन है? क्या जब से ममता कुलकर्णी को ये उपाधि मिली है महामंडलेश्वर की, तब से ही तनातनी बढ़ी है? कभी आपके ऊपर हमला होता है, आप दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के चेलों पर हमला होता है, वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये कैसे आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं इतना हिंसात्मक रुख अख्तियार करते हुए? आपको लगता है मैं कहीं सनातन का नेगेटिव प्रचार कर रही हूँ? मैं सत्य बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं कहीं गलत नहीं बोल रही हूँ, और ये आप सब जानते हैं। अगर ऐसा लगता है, ये पकड़ना बेटा, अगर ऐसा लगता है कि मैं सनातन का गलत प्रचार कर रही हूँ तो मैं आज आपके आर भारत के माध्यम से यही कहूँगी कि वो यो आदरणीय योगी आदित्यनाथ अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये हेमांगी सखी, ये हेमांगी सखी, ये हेमांगी सखी महात्याग करेगी सनातन का सबके सामने। गंगा त्रिवेणी के वहां खड़ी होके कंठा उतार के अपना प्रवाहन कर देगी, तो ये तिलक मिटा देगी और अपना धर्मांतरण कर लेगी। मैं मजबूर हो गई, हाथ जोड़ दिया, प्रणाम करती हूँ, या तो हस्तक्षेप करे सरकार और इसका सीबीआई जांच हो। आपने एफआईआर कराई है? जांच हो। आपने एफआईआर कराई है? हेमांगी सखी जी, जांच की बात आप कर रही हैं, क्या करूंगी? एफआईआर कराई है आपने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ? प्रशासन, आपने एफआईआर कराई है? एफआईआर के लिए मैंने मेला प्रशासन को बहुत रिक्वेस्ट की, सीओ से भी आज मैंने स्वयं बात की, उनको मैसेज ठीक है हेमांगी सखी जी, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जो आरोप आप लगा रही हैं उन बातों को आपने रखा, किस पर संदेह है इसका आपने जिक्र करते हुए बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे तौर पर ये पता चल रहा है कि आखिर तनातनी क्यों बढ़ रही है, क्यों लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में।
परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है। इतना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा आप लोग को मिलना मांगता है ना। पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग खाएंगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई की कर लेते हैं क्योंकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में अब जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में पूर्व जनरल मैनेजर हितेश मेहता को हिरासत में ले लिया गया है। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की लगातार देखिए जांच कर रहा है और इस पूरे मामले पर जब ये खबर सामने आई कि इस घोटाले में पूर्व जनरल मैनेजर हितेश शामिल है, इसके बाद अब हिरासत में लिया गया है। अब पूछताछ होगी हितेश से क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें जो आम लोग हैं जिनकी पूंजी कमाई वो बैंक में जमा है, वो पूरी तरीके से देखिए खत्म हो सकती है। लोगों को इसका डर है और यही वजह है कि लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा, नाराजगी, लोग हर दिन बैंक के सामने खड़े होते हैं, चक्कर काटते हैं कि ताकि बैंक से कुछ उन्हें राहत मिले, कुछ जानकारी मिले, लेकिन ऐसा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू का जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में। जिस तरह से ईओडब्ल्यू का जतेन इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है, कैसे ये पूछताछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी के आगे तो बहुत बड़ा सवाल ये है जो इस बैंक के खाता धारक है कि वो तो अपना पैसा नहीं निकाल सकते और इन लोगों की हेरा फेरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ रही है? आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिनों से परेशान हो रहा। सुबह से ही तमाम जो बैंक है मुंबई में, तकरीबन 26 से ज्यादा ब्रांचें हैं, वहां पर लोग लाइनों में लगे हैं। लेकिन हितेश की मुश्किल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सुबह जैसे ही ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ईओडब्ल्यू की टीम हितेश के मुंबई स्थित घर पे पहुंचती है। तकरीबन 4 घंटे वहां पर पूछताछ की गई। तमाम जो उनके लैपटॉप है उसको ईओडब्ल्यू की टीम ने खंगाला, जिसके बाद हितेश को ईओडब्ल्यू की टीम अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर ईओडब्ल्यू दफ्तर अब से 10 मिनट पहले पहुंची है और अब ईओडब्ल्यू दफ्तर में हितेश से पूछताछ जो है वो की जा रही है। वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लिफ्ट में हितेश खड़ा है लेकिन वो अपना मुंह छुपा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सबूत, और सवाल ये मुंह छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुंह छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर कुछ गलत नहीं किया है? आप हमारे साथ बने रहिए जतिन। तो मुंबई के न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, आरबीआई ने एक्शन ले लिया है, लेकिन सवाल तो ये है कि कोऑपरेटिव बैंक में इस तरह की धांधली चल रही थी, इसका पता लगते लगते इतना वक्त क्यों लग गया? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पैसा निकालने का है। ऐसा होएगा तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? मालूम ही नहीं था ये बैंक का क्या होने वाला। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव बैंक में लगाई, लेकिन बैंक में गड़बड़ी की खबर आई तो मानो खाता धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बोलते 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरे को कैंसर की बीमारी है तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। पाई पाई जोड़कर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था। किसी को घर बनाना था तो किसी को अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है। बैंक में जमा पैसा किसी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए था तो किसी के बुढ़ापे का सहारा। लेकिन पैसा निकाल पाते, एफडी मैच्योर हो पाती, उससे पहले ही बैंक में खेल हो गया। आरबीआई का हथौड़ा बैंक पर चल गया। सुबह से लोगों का सिलसिला यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। कुछ लोग अपने लॉकर्स को खाली करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल भाई कि जिनके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, उनका क्या होगा? 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। घर में राशन, बच्चों की फीस, ईएमआई कैसे जाएगी?